नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर जैन स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स सेतु पर। आशा करता हूं कि कोविड-19 जैसी महामारी के इस दौर में आप सब लोग अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की चर्चा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। हमने देखा था कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एंड में बैलेंस शीट। इन तीनों का हम ओवरव्यू ले चुके हैं। इसके बाद लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सिर्फ और सिर्फ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, जहां हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो बनता है वो सेम होता है 11th में बनाई जाने वाली कैश बुक की तरह, बस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में डिफरेंस रहता है ना। हाँ, जैसे आप 11th में कैश बुक बनाते थे तो डेबिट और क्रेडिट के दो कॉलम लेते थे और डेबिट वाले कॉलम में जहां पर्टिकुलर्स में आप सारी रिसीप्ट्स लेते थे ओपनिंग बैलेंस लेने के बाद, हाँ, इसके बाद क्रेडिट साइड में आप सारी की सारी पेमेंट्स लेते थे और आपके क्या आता था क्लोजिंग बैलेंस। सेम वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं। डेबिट वाले साइड को हमने नाम दिया है इसके फॉर्मेट में क्या, रिसीप्ट, और ओपनिंग बैलेंस लेने के बाद सारी की सारी रिसीप्ट्स ले लेते हैं हम। इसके बाद क्रेडिट वाले कॉलम को हमने इसमें क्या नाम दिया था, पेमेंट्स, और वहां पर सारी की सारी पेमेंट लेने के बाद हमारा निकल कर आता है क्लोजिंग बैलेंस, है ना दोस्तों। हाँ, एक बात मैं और याद दिलाऊं आपको कि रिसीप्ट एंड पेमेंट प्रिपेयर करते समय हमने एक चीज क्लियर कर ली थी कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वो रिसीप्ट किस नेचर की है, किस पीरियड की है। हमें तो जो आया, जब आया, जैसे आया, जितना आया, ठीक वैसा का वैसा ही अमाउंट रिसीप्ट में लिखना होता है, और जो गया, जब गया, जिसे गया, जितना गया, पूरा का पूरा अमाउंट पेमेंट में लेना होता है। तो ये तो हुई बात रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसके दूसरे टॉपिक की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सर, फिर आप ये इतनी देर से रिसीप्ट एंड पेमेंट के बारे में क्यों बता रहे थे? बताता हूं अभी, थोड़ा सा इनको ना हम लिंक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखें, आज बात करते हैं अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है ना दोस्तों आपका, वो ठीक वैसे ही बनता है, वो ठीक वैसे ही बनता है जैसा आपका 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते समय आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। याद है आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? हाँ, देखिए क्या रहता था उसका फॉर्मेटिंग, दो साइड लेते थे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, एक साइड डेबिट और दूसरा साइड क्रेडिट। डेबिट साइड में दो कॉलम बनाते थे, पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर दूसरा अमाउंट का कॉलम। फिर क्रेडिट साइड में भी आप दो कॉलम बनाते थे, पर्टिकुलर्स का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। इसके बाद आप क्या करते थे, सारे के सारे एक्सपेंसेस आप अपने रिकॉर्ड करते थे कहां, डेबिट में, और सारी की सारी इनकम्स कहां रिकॉर्ड करते थे आप, क्रेडिट में। दोस्तों ठीक वैसा ही आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करने वाले। बस यहां क्या कर देंगे हम, जैसा रिसीप्ट एंड पेमेंट में नाम चेंज कर दिया था ना, पर्टिकुलर्स को चेंज किया था, यहां पर भी वही करेंगे। यहां पर डेबिट वाले पर्टिकुलर के कॉलम को आप नाम देंगे एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट वाले पर्टिकुलर के कॉलम को नाम देंगे आप इनकम, है ना। तो आपका क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब एक बात और आपको मैं याद दिलाता हूं, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना तो तीन चीजें ध्यान रखते थे। सर तीन चीजें? हाँ, तीन चीजें आप ध्यान रखते थे, मैं बताता हूं कौन कौन सी। सबसे पहले तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज टू बी रिकॉर्डेड। किस नेचर के ट्रांजैक्शंस की आप एंट्री करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? सिर्फ दोस्तों सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते थे, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग नहीं करते थे ना। हाँ, ठीक है। कैसे सर? देखो, मत मान लीजिए आपने एसेट परचेज की, एसेट का परचेज करना इज अ कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, तो आप वो रिकॉर्ड करते थे क्या? नहीं, आप रिकॉर्ड क्या करते थे, उस एसेट पर लगने वाला डेप्रिसिएशन। यानी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड करते थे, ठीक वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी करेंगे। क्लियर हुई एक बात? अब आते हैं अपन दूसरी बात पर। तो दोस्तों जब आप 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो याद कीजिए आप सिर्फ और सिर्फ उस रिलेवेंट पीरियड के ट्रांजैक्शंस को ही बुक करते थे, उनका ही इंपैक्ट लेते थे। यानी देखो ऐसे, मान लीजिए आप 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो आप जब रिकॉर्डिंग करते थे, ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट लेते थे, तो सिर्फ इसी ही पीरियड के ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट लेते थे,
है ना, इसके पहले के या इसके बाद का कोई इंपैक्ट नहीं लेते थे। मैचिंग प्रिंसिपल ऐसा ही बोलता है ना, हाँ, तो इसको फॉलो करते थे ना, हाँ, तो ऐसे ही इनकम एक्सपेंडिचर में भी इसको फॉलो करते हुए चलना है। क्लियर हुई दो बातें। अब आते हैं अपन आखिरी और तीसरी बात पर। तो दोस्तों, जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तब आप एक असम्पशन फॉलो करते थे, याद है, अक्रूवल बेसिस असम्पशन। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी जब ब्रीफ दे रहा था तब आपको एक्सप्लेन किया था। हाँ, तो जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय अक्रूवल बेसिस असम्पशन फॉलो करते थे, वैसे ही हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय भी अक्रूवल बेसिस असम्पशन फॉलो करनी है। क्या बोलती है अक्रूवल बेसिस असम्पशन? वो एक सिंपल सी बात बोलती है कि इनकम इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज इनकर्ड। बस ये सिंपल सी बात है। तो जैसे आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया इन सारे कंसेप्ट्स को, बेसिक्स को फॉलो करते हुए, वैसे ही आपको ये सब फॉलो करना है क्या बनाते समय? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय। अब ना ये जो बातें हैं इनको एक डायग्राम की हेल्प से और समझते हैं ताकि और क्लियरिटी आए और हम इस पर और आगे बढ़ सकें। ठीक है, देखें। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के लिए। यानी मेरा रिलेवेंट पीरियड कौन सा हो गया? ये वाला, है ना। तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, मतलब पिछला साल 18-19, हाँ, और इसके का नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 2021, है ना। तो अब जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी जब आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी अपन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बना रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहां बनाते समय आप क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहली बात तो कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर वाली बात, वही बात बोली थी ना पहले। हाँ, तो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप नहीं लेंगे। कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन तो बैलेंस शीट में जाते हैं, आप सिर्फ उनसे रिलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे, जैसा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लेते थे। एक बात हुई। दूसरी बात हुई मैंने कही रिलेवेंट पीरियड वाली बात। तो जब आप 1920 के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो सिर्फ इस पीरियड से रिलेटेड ही इनकम्स और एक्सपेंसेस लेने हैं। मैचिंग प्रिंसिपल, है ना। बात आई समझ में? मतलब ना तो इससे पहले पीरियड का कुछ लेना है, ना ही इसके बाद के पीरियड का कुछ लेना है, सिर्फ 1920 ईयर का ही लेना है। क्लियर है बात? हाँ। अब अपन समझते हैं अक्रूवल बेसिस असम्पशन को इस डायग्राम की हेल्प से। दोस्तों, अक्रूवल बेसिस असम्पशन दो चीजों के बारे में ट्रीटमेंट बताती है, एक तो इनकम के बारे में और एक एक्सपेंस के बारे में। दोनों को एक एक एग्जांपल की हेल्प से अपन समझते हैं और डायग्राम को भी बेस रखेंगे। मान लीजिए दोस्तों, मैंने आपसे बोला कि आपको मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन देता हूं। मान लीजिए मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में 10 बच्चों को पढ़ाया और पर स्टूडेंट से मैं 10,000 फीस ले रहा हूं, और मैंने आपको बता दिया कि मैं अपना कोर्स बच्चों का कंप्लीट करवा चुका हूं, सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, बट उन 10 में से 9 स्टूडेंट्स की फीस आई है, एक स्टूडेंट की फीस नहीं आई। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि मेरी इनकम मुझे रिसीव कितनी हुई है? 9 स्टूडेंट से फीस रिसीव हुई है। हाँ, कितना रिसीव हुआ होगा? 9 into 10,000 is equals to 90,000। 90,000 मुझे रिसीव हो गया। एक बच्चे की फीस 10,000 मुझे रिसीव नहीं हुई। तो अब बताइए क्या इनकम रिकॉग्नाइज की जानी चाहिए मेरे केस में? तो अक्रूवल बेसिस असम्पशन बोलता है इनकम इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न। मैंने अर्न कितने कर लिए? मैं दोस्तों पूरे 10 स्टूडेंट्स पर 10,000 के हिसाब से 1 लाख अर्न कर चुका हूं, क्योंकि मैंने कोर्स कंप्लीट करा दिया है, अभी फीस नहीं आई है, बट मेरा राइट टू रिसीव तो आ चुका है ना। उस बच्चे से जिससे मुझे अभी फीस नहीं मिली है, उससे मैं फीस ले सकता हूं दोस्तों। हाँ, तो अब अक्रूवल बेसिस असम्पशन बोलता है आपने अर्न कर ली अपनी इनकम, तो इस केस में मुझे इनकम कितनी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी? पूरी 1 लाख रुपीस। आई क्या बात समझ में? हाँ। अब एक और किस बारे में बात करता है अक्रूवल बेसिस असम्पशन? अक्रूवल बेसिस असम्पशन दूसरी बात करता है एक्सपेंस के रिगार्डिंग। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं इस ईयर के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो अब मुझे रेंट का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। मैं जिस प्रमाइस में अपने बिजनेस ऑपरेशंस रन कर रहा हूं, उसका रेंट मान लेते हैं 5,000 पर मंथ है। तो 12 मंथ के पीरियड का रेंट कितना हुआ? 5,000 into 12 60,000।
बट मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने लास्ट मंथ का रेंट यानी मार्च का रेंट नहीं पे किया, तो रेंट कितना पे किया होगा 5000 into 11 55,000। तो अब अक्रूवल बेसिस असम्पशन बोलता है इन एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज इनकर्ड। आप एक्सपेंस इनकर्ड तो कर चुके हैं ना, आपने मार्च के महीने में भी प्राइस यूज किया है ना, मैंने बोला हाँ। तो अब अक्रूवल बेसिस असम्पशन बोलता है 50,000 जो आप 55,000 जो आप पे कर चुके हैं प्लस 5,000 जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो मिलाकर आपका टोटल एक्सपेंस आएगा। आई क्या बात समझ में? हाँ, ये तो हुआ दोस्तों अक्रूवल बेसिस असम्पशन। अब ना अपन इसको थोड़ा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ और मोल्ड कर देखते हैं। दोस्तों जब आपको क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का आएगा ना, और अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछा जाएगा। मतलब दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने को बहुत अच्छे से समझना है। अभी तक की बात समझ आई है ना आपको? अब देखो आगे आपको क्वेश्चन बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, चलो ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए जो आपको इंफॉर्मेशन देगा ना वो देगा आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप लास्ट वीडियो में अपन डिस्कशन कर चुके हैं, आज शुरुआत में भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था ना, बस इसी वजह से कर रहा था दोस्तों। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या फंडा अपन अप्लाई करते हैं कि जो आया जब आया जिससे आया जितना आया सबका सब रिकॉर्ड कर लेते हैं रिसीप्ट में, और जो गया जब गया जिसे गया जितना गया सबका सब पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं करते रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हमें क्या रखना है ध्यान कि हमें सिर्फ उसी पीरियड की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो हमारे रिलेवेंट पीरियड से मैच करता है, बाकी को कोई भी हमें तवज्जो नहीं देनी है ना। तो मान लीजिए दोस्तों एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, उसी पिछले एग्जांपल को ही कैरी कर रहा हूं दोस्तों। आपको मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। मैंने आपको बताया कि मैंने इस साल टोटल फीस रिसीव की है 1,50,000, ठीक है? हाँ, इस 1,50,000 का मैं आपको ब्रेकअप देता हूं। तो दोस्तों मैंने 1,50,000 इस टाइम स्केल में रिसीव किए, ठीक है? अब इस 1,50,000 में से 20,000 कब के? पिछले किसी ईयर के किसी बच्चे ने मेरे को फीस नहीं दी थी लास्ट ईयर में, वो उसने आके अभी मुझे फीस दे दी कब? इस वाले टाइम स्केल में। है कब की किस पीरियड की फीस है? वो प्रीवियस पीरियड की फीस है, ठीक है? अच्छा, यानी इस 1,50,000 में प्रीवियस ईयर के 20,000 इंक्लूड है, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट में तो मैंने आपको टोटल फीस रिसीव बताई है, इसमें तो सब कुछ होगा, पिछला भी होगा, इसके बाद वाला भी होगा, करंट ईयर भी होगा, कोई भेदभाव नहीं होता यहाँ तो। हाँ, और मैंने आपको बताया कि इस 1,50,000 में ना दोस्तों नेक्स्ट ईयर के भी 40,000 है, यानी कुछ बच्चों ने मुझे एडवांस फीस दे दी। उन्होंने बोला सर हमें तो आपसे ही पढ़ना है, आप कहीं ऐसा ना हो नेक्स्ट ईयर हमें पढ़ाए नहीं, आपका बैच फुल हो जाए तो आप हमें क्लास में नहीं बैठने दें, हम इसलिए अभी एडवांस फीस दे रहे हैं, है ना? तो दोस्तों बच्चों ने मुझे 40,000 एडवांस फीस दे दी, ठीक है? यानी इस 1,50,000 में वो भी इंक्लूड है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ईयर की इनकम कितनी है तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सर सिंपल सी बात है, क्या पूछ रही है आप भी, हमें इस पीरियड की इनकम निकालनी है ना। हाँ, तो इस पीरियड की इनकम निकालने के लिए ये 20,000 जो कि प्रीवियस पीरियड का है लेस कर देंगे, वेरी गुड। ये 40,000 क्योंकि आने वाले पीरियड का है लेस कर देंगे, क्योंकि सर अक्रूवल बेसिस असम्पशन के अकॉर्डिंग ये इनकम हमने इस पीरियड में अर्न नहीं करी है, ना तो ये वाली 40,000 ना तो ये वाली 20,000। आती है क्या बात समझ में? हाँ, ठीक है। तो पहले मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं फिर इसको सब्ट्रैक्ट करूं, फिर देखते हैं। तो दोस्तों टोटल 1,50,000 रिसीव किए, 20,000 प्रीवियस ईयर के थे इसलिए हटा दिए, 40,000 आने वाले ईयर के लिए थे इसलिए हटा दिए। अब बचा कितना? 150 में से 60 माइनस कर दिया, 90,000 बचा। अब वो बात और याद रखो दोस्तों कि मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने पढ़ाए मैंने इस साल, वही एग्जांपल कैरी किया ना, 10 स्टूडेंट्स, पर स्टूडेंट फीस कितनी थी दोस्तों?
10,000, यानी मुझे मिलने कितने चाहिए थे 1 लाख रुपीस, अभी मिले कितने 90,000, मतलब इस टाइम स्केल का 10,000 अभी आना बाकी है ना। हाँ, तो वो उठा के आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आई बात समझ में। प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 18-19 का था अमाउंट लेस कर दिया, फाइनेंशियल ईयर 2021 का था लेस कर दिया, ऐड क्या कर दिया जो करंट ईयर का मिल नहीं पाया। बस दोस्तों, जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना तो ऐसा ही होगा। ऐसा ही केस एक्सपेंस के केस में भी चलेगा कि एक्सपेंस में भी आपको वैसे ही बताएगा कि भाई एक्सपेंस इतना पे किया है, उसमें से कुछ प्रीवियस ईयर का है, कुछ नेक्स्ट ईयर का भी बता सकता है। होता था ना कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने इस साल पे किया, तो वो क्या करेंगे आप इस साल की पेमेंट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि जब आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोलेगा ना तो आपको वो देगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो उसमें तो पूरी पेमेंट आ रही होगी, चाहे इस पीरियड की हो, चाहे इस पीरियड की हो, चाहे इस पीरियड की हो, है ना। दोस्तों, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमें बात और अच्छे से समझ में आएगी। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद दोस्तों।